नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर उठाई जा रही मांग। आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेवा की तरफ से आयोजित की कि जिसमें एक कार्यक्रम तय हुआ। उस कार्यक्रम के तहत अब 1 तारीख को यानी जो 1 अक्टूबर जो नया महीना आने जा रहा है उसमें 1 तारीख को दिल्ली में एक शंखनाद रैली का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से भी एक रैली की जा चुकी है। अलग अलग जो मोर्चे हैं उनकी तरफ से लगातार पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया था अपना रुख कि वो इस मामले में अपने कदम वापस नहीं ले रही है। हालांकि दूसरे तमाम राज्यों में या यूं कहे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शासित जो भी राज्य है उसमें से कई राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल किया जा चुका है। पुरानी पेंशन को लेकर के कई सारी तकनीकी खामियां हैं जिससे जो लाखों कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं उनका भविष्य अधर में अटका हुआ है। यानी जब वो रिटायर हो जाएंगे तो एक जो क्रेज सरकारी नौकरी का होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी उनको उनको एक परिवार की सिक्योरिटी के लिए पेंशन के रूप में जो रकम मिलती है उससे उनका भरण पोषण होता है। यानी रिटायर होने के बाद भी सरकारी कर्मचारी या शिक्षक अपने बच्चों के आश्रित नहीं रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ देने की अवस्था में रहता है। उसको आर्थिक रूप से किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। नई पेंशन में कई तरीके की खामियां हैं जिसको लेकर के ये कहा जाता रहा है कि वो बाजार पर आधारित है, यानी मार्केट के हिसाब से वो अप एंड डाउन होती है। यानी कोई गारंटी नहीं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। यानी न्यूनतम पेंशन की अगर बात की जाए तो नई पेंशन आपको वो सुरक्षा नहीं देती है। कुछ न कुछ खामियां जरूर रही होंगी। शायद यही वजह थी कि जब न्यायिक अधिकारियों के लिए जो पेंशन के लिए जो आयोग गठित किया गया उसमें भी लगभग वही सिफारिशें थी जो पुरानी पेंशन में होती है। और उस पेंशन को उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहाल भी किया, जो लगभग या यूं कहे कि मिलतू जुलतू ही उसको भली सरकार पुरानी पेंशन ना कहे लेकिन स्वरूप उसका वही है। तो ऐसे में जो राज्य कर्मचारी हैं वो इस हक से वंचित क्यों रह जाए? क्या दूसरे राज्यों में उनको वो हक नहीं मिल रहा है? तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और आने वाला वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी सियासी दल जुटे हुए और पेंशन उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। उसके बाद भी सरकार क्यों नहीं पेंशन के मसले पर, पुरानी पेंशन की बहाली पर अब लचीला रुख नहीं अपना रही है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आज जो अटेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरा सा उसको सुन लेते हैं। जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है और एनपीएस जो नई पेंशन व्यवस्था लाए हैं उसमें 1200-1800 रुपए मिल रहे हैं। किस दृष्टिकोण से उसको सामाजिक सुरक्षा कहेंगे? इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके सामने जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, नई पेंशन व्यवस्था भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ा स्कैम होगा, सबसे बड़ा घोटाला होगा नई पेंशन व्यवस्था। कर्मचारियों के समय जितने अधिकार उनको सीमित कर रहे हैं, निजीकरण का इतना बेतहाशा दौर चला रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और मैं एक सवाल निजीकरण पर करना चाहता हूं, आपको शिक्षक निजीकरण चाहिए, कर्मचारी निजीकरण चाहिए तो विधायक वो भी आप संविदा पर 11 महीने रख लीजिए, अच्छा काम करे तो आगे बढ़ाइए, नहीं तो उसको भी बाहर कर दीजिए। तो देखिए, जो राज्य कर्मचारी और शिक्षक हैं वो कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं और कुछ हद तक बात भी सही है कि आखिर ऐसा भेदभाव क्यों क्यों जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, वो क्यों पुरानी पेंशन पाएंगे? महज 5 साल या कभी कभी तो उससे भी कम कार्यकाल होता, उसके बाद भी वो आजीवन पेंशन पाते हैं। न्यायिक अधिकारी पेंशन पाएंगे और पुरानी जो व्यवस्था है उसके तहत ही पेंशन पाएंगे। तो फिर राज्य कर्मचारियों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते और जानने समझने की कोशिश करते कि आखिर पुरानी पेंशन स्कीम से सरकार को नाराजगी क्या है और नई पेंशन स्कीम को, जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने में सरकार क्यों नहीं आगे कदम बढ़ा रही है? नई पेंशन स्कीम को लागू करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? जब चारों तरफ इसका विरोध हो रहा है, जब राज्य कर्मचारी संतुष्ट नहीं, शिक्षक संतुष्ट नहीं है, तो जबरदस्ती उन पर क्यों नई पेंशन स्कीम को थोपा जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हालांकि जैसा कि पहले से भी इस बात को हम लोग जानते थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें कोई आज गेस्ट या प्रवक्ता शामिल ना हो, तो आज तो उनकी भागीदारी इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि मसला राज्य कर्मचारियों के हक का है तो उनकी बात आना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारे साथ अटेवा से हमारे साथ विजय बंधु जी जुड़ रहे हैं, लुआक्टा से मनोज पांडे जी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ से
हमारे साथ सतीश पांडे जी भी चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ जयप्रकाश पांडे जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे साथ अजीज खान जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले शुरुआत कटेवा से ही करते हैं। विजय बंधु जी, क्या कार्यक्रम है आपका आने वाले वक्त में? पहले कार्यक्रम को आप ब्रीफ कर दीजिए ताकि दर्शकों को मालूम हो जाए कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग अटेवा NMOPS के बैनर तले काफी समय से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, और चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी कोना हो, हम हर राज्यों में, हर सरकारों, हर दलों, हर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अपनी बात कह रहे हैं। और सरकारें, 2-4 सरकारें, 5 सरकारों ने हमारी बात सुनी भी है, और 5 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हो गई। पूरे देश का शिक्षक कर्मचारी जानना चाहता है कि 5 राज्य अगर पेंशन बहाल कर सकते हैं तो देश क्यों नहीं कर सकता है। इसी सवाल को लेकर के 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक बहुत विशाल पेंशन शंखनाद महारैली रखी गई है 1 अक्टूबर के दिन। और उसमें चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे सेंट्रल कर्मचारी हो, या तमाम संगठनों के हमारे तमाम, चाहे मनोज पांडे साहब हो, सतीश पांडे साहब हो, और तमाम संगठनों के और हमारे सबका संपूर्ण स्नेह, सहयोग और समर्थन है। हम सब 1 अक्टूबर को एक बड़ी तादाद में, एक बड़ी संख्या में दिल्ली में जाएंगे। जाने का मकसद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं इस देश के अंदर। हम सब उनसे फरियाद करेंगे, गुजारिश करेंगे कि हमारे बुढ़ापे की लाठी जो पुरानी पेंशन है उस पर भी विचार करें, उसे हम लागू करें, और लागू करें जिससे हम सब लोग देश के विकास में और ज्यादा मजबूती से और ज्यादा शक्ति के साथ हम भी अपना योगदान दे सके। इसी मकसद को लेकर के उसमें चाहे लुआक्टा हो, चाहे राज्य कर्मचारी परिषद हो, महासंघ हो, सिंचाई विभाग हो, PWD हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, यहाँ तक सफाई कर्मचारी संघ हो, इंजीनियर संघ हो, लेखपाल संघ हो, या जितने भी कर्मचारी यूनियन है, सबका अटेवा का समर्थन है, भरपूर समर्थन है। और हम सब दिल्ली की तैयारी में हैं, और हम सब जाकर माननीय प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन बहाल करो, समाप्त करो, यही मांग हम वहां करेंगे। चलिए, मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज पांडे जी, लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी संभवतः ये सवाल उठा था, लेकिन सरकार ने वहां स्पष्ट कर दिया था कि वो पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करने जा रही। लेकिन अभी आपने देखा कि न्यायिक अधिकारियों के लिए जो एक पेंशन के लिए जो एक कमेटी का गठन, एक आयोग का गठन हुआ था, उसकी जो सिफारिशें थी वो लगभग पुरानी पेंशन जैसी थी, और सरकार ने उसको लागू भी कर दिया उत्तर प्रदेश में। तो आखिर क्या वजह है कि राज्य कर्मचारी और शिक्षकों को उससे वंचित किया जा रहा है? सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही कि आखिर उनको ऐतराज क्या है? देखिए, पुरानी पेंशन तो पहली बात हम लोग स्पष्ट कर लें कि बुढ़ापे की लाठी है, और पुरानी पेंशन के लिए हर संगठन आंदोलन कर रहा है, संयुक्त रूप से भी कर रहा है, अलग अलग भी कर रहा है। हर कर्मचारी संगठन, हर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है। और एक सबसे बड़ी बात है कि एक दिन का विधायक, अगर कोई विधायक एक दिन शपथ लेता है वो पूरी पेंशन पाता है। अगर एक विधायक 4 बार विधायक होता है तो 4 बार की पेंशन पाता है। मंत्री हो जाता है तो अलग पेंशन पाता है। तो ये जो पेंशन का सिलसिला पेंशन है, और पेंशन कोई हमारी सरकारों ने नहीं दिया, पेंशन बड़ी पुरानी परंपरा है। और पेंशन जो है, अगर कानून की भाषा में आ पाए तो डेफर्ड सैलरी है, यानी पेंशन किसी राज्य सरकार का कोई न तो दायित्व है, न राज्य सरकार की कोई कृपा है। ऐसा साबित हो रहा है जैसे राज्य सरकारें या केंद्र की सरकार हमारे ऊपर कृपा कर रही है। पेंशन जो होता है वो डेफर्ड सैलरी होती है, यानी कि यदि हमको 100 रुपए वेतन मिलेगा तो 100 रुपए में से 10 रुपया, चूंकि सरकार वेलफेयर का कंसेप्ट है स्टेट का, तो सरकारों में जो वेलफेयर का कंसेप्ट है, वेलफेयर के लिए वो कर्मचारी एक गारंटी के रूप में सरकार के पास अपना 10 रुपया रख देता है कि जब हम रिटायर होंगे तो आप हमारी जो डिफर्ड सैलरी है वो पेंशन के रूप में हमें वापस करेंगे। और आज भी आश्चर्यजनक बात यह है
कि न तो एक्ट में संशोधन हुआ है, आज भी वो डिफर्ड सैलरी के रूप में जो हमारी डिफर्ड सैलरी है वो कट रही है। और जो दूसरी सबसे बड़ी विडंबना है कि 2004 में एक अध्यादेश के जरिए ये पेंशन बंद कर दिया गया, कोई कानून नहीं बनाया गया, लंबे समय तक कानून नहीं बना, और आज जो हमारा साथी रिटायर हो रहा है, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1000, कहीं 1500 रुपए वो पेंशन पा रहा है, जबकि विधायक जिसकी सेवाएं कम है, सामाजिक सेवाएं कम है, विभागीय सेवाएं हमारी ज्यादा है। और मैं तो सुन रहा था विजय बंधु जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि जब सब कुछ संविदा पर है तो विधान हमारी जो विधायिका है उसके भी सदस्य संविदा पर ही रख लिए जाए 11 महीने के लिए। आउटसोर्सिंग होता जा रहा है, निजीकरण बढ़ता जा रहा है, पेंशन घटता जा रहा है, तो आखिर सेवा क्यों की जाए। और आप एक बात बता दें, जो सबसे बड़ी बात है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं बहुत वेतन देती है, सरकारी सेवा में कोई भी साथी, कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए आता है कि बुढ़ापे में उसे पेंशन मिल जाती है और उस पेंशन के सहारे वो अपना जीवन काट लेता है, तो इसलिए वो आता है, बड़े कम वेतन पर आता है। तो इस वेतन के लिए, और अगर सरकार देखिए 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है, और एक बात स्पष्ट हो गया है और ये सही भी है, संविधान में आप जाओ तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का विषय वस्तु है, तो एक बात स्पष्ट है कि राज्य चाहे तो अपने अपने राज्यों में पेंशन को लागू कर सकते हैं, केंद्र की इसमें सहमति की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन चूंकि जो पैसा है, जो इनकम टैक्स है, तमाम टैक्स है, वो सबका कट करके केंद्र सरकार के पास जाता है। हम वेतन पाते हैं उसमें टैक्स देते हैं, तमाम चीजों पर टैक्स देते हैं, विधायक पाएंगे, सारे लोग पाएंगे, और फिर हमें पेंशन क्यों न दिया जाए। हम इसका आंदोलन कर रहे हैं, हम इस बात का आंदोलन कर रहे हैं कि अब हम जनता को जगाना, हमारे पेंशन की बात करें। चलिए, कुछ कनेक्शन की गड़बड़ी है, तो हम अजीज खान साहब आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था विधानसभा चुनाव में। ये अलग बात है कि सरकार में आप नहीं आ पाए, लेकिन क्या ये पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा आप लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे? देखिए मानस भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे नेता ने हमेशा कर्मचारियों के हित की बात की, और यहां तक कि जब हम चुनाव भी लड़ रहे थे, इससे पहले विधानसभा का चुनाव था, तो हमारा तो एजेंडा था कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, बहुत स्पष्ट था। एक बड़ी विडंबना है कि आप देखिए कि नई पेंशन योजना लाने की बात की जा रही है, और जो कि लाई भी गई है एनपीएस स्कीम, उसमें और जो पुरानी पेंशन को खत्म किया गया है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा कि इस बात को समझिए कि यही माननीय योगी जी है जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो 21 मई 2013 को इन्होंने मनमोहन सिंह जी को एक पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। एक बात आप देखिए, 9 जुलाई 2016 को माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक पत्र लिखा था माननीय अखिलेश जी को कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। 2 बात, माननीय राजनाथ सिंह जी ने 6 जनवरी 2014 को बाकायदे माननीय अखिलेश जी को पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। 2 बात। अब हम सवाल इस बात का करना चाहते हैं कि तीनों लोग बड़े पदों पर हैं। उस वक्त जब चुनाव में थे तो ये बड़े बड़े दावे करते थे, वायदे करते थे, और जब सत्ता में नहीं थे तो ये वो मांग करते थे कि साहब पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। लेकिन आज बड़े पदों पर बैठने के बाद आप देखिए किस तरीके का इनका दोहरा चरित्र है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इन्होंने कहा साहब एनपीएस स्कीम को मैं लागू करूंगा। एनपीएस स्कीम जो है वो तो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, वो कोई गारंटी स्कीम नहीं है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। आप कर्मचारियों के पैसे को ले जाकर के शेयर मार्केट में आप लगा रहे हैं, वो सब शेयर मार्केट कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। 2 बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 22 दिसंबर 2003 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बीके भट्टाचार्य समिति की रिपोर्ट के आधार पर इतना बड़ा निर्णय लिया कि कर्मचारियों के जो बुढ़ापे का सहारा है, जो लाठी है, उसे खत्म कर दिया गया। और उसमें कॉन्सेप्ट क्या दिया गया, बताया यह गया कि साहब जो जीडीपी है ये 2.1% ये पेंशन में कहीं ना कहीं जीडीपी हमारी घट रही पेंशन की वजह से, और उसके साथ साथ और कई सारे तर्क दिए गए कि राजकोषीय घाटा हो रहा है। सवाल इस बात का है कि एक तरफ तो आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, तमाम जो हमारा युवा है वो बेरोजगार है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके बुढ़ापे के सहारे को आपने छीन लिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इस मुल्क के बारे में देखिए आप कि जो हमारा माननीय है, सांसद है, विधायक है,
वो 2-2 पदों के लाभ को ले सकता है, उसको नहीं खत्म किया गया, उसके पेंशन को नहीं खत्म किया गया। तो ये बीजेपी का चरित्र देखिए आप कि एनपीएस स्कीम जो कोई गारंटी नहीं है, ये तो एक कहीं ना कहीं कर्मचारियों को धोखा देने का स्कीम है। उनके पैसे को एनपीएस स्कीम में, यानी उनके पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाए, वो शेयर मार्केट बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का ये बड़ा स्कीम लागू करने का प्रयास है। बाकी सरकार का बिल्कुल रवैया स्पष्ट हो गया है कि सरकार नहीं चाहती है कि कर्मचारी जो है वो पूरी तरह से खुशहाल रहे और उसके बच्चे खुशहाल रहे, उसके बुढ़ापे में जो उसको पेंशन हमेशा मिलता था वो पेंशन मिले और वो खुशहाल रहे। ये सरकार का रवैया है। अब सरकार बड़े बड़े दावे करते थी, वायदे करती थी, लेकिन वो वायदे सारे खोखले साबित हुए। आज ये तीनों लोग बड़े पदों पर हैं, लेकिन देखिए वो पुरानी पेंशन योजना की वकालत करने के बजाय उसका विरोध कर रहे हैं। आखिर माननीय योगी जी क्यों नहीं वकालत करते? क्यों कर्मचारियों के हित में ये बात नहीं करते? माननीय मोदी जी क्यों कर्मचारियों के हित में बात नहीं करते? तमाम दूसरे राज्यों में जो जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा रहा है। क्यों लागू किया जा रहा है? हमारे नेता ने उसी वक्त स्पष्ट किया था कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, योजना लागू करेंगे, और ये जो राजकोषीय घाटा की बात की जा रही है इसका पूरा कैलकुलेशन दिया था। किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं होगा। जो कर्मचारी जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके कमर को आप तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं मजबूत करके हम खड़ा करेंगे और हम देश का निर्माण करेंगे। ये मानस भाई, ये हमारी पार्टी की लाइन रही है हमेशा। चलिए जयप्रकाश पांडे जी के पास। जयप्रकाश जी, जिस बात का जिक्र अजीज खान साहब कर रहे हैं कि इतनी बार खत लिखा गया, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उस वक्त फैसला नहीं लिया। खुद अजीज खान जी बता रहे हैं कि उनकी सरकार में भी पत्र लिखे गए राजनाथ सिंह जी की तरफ से, दूसरे नेताओं की तरफ से, केशव जी की तरफ से। अखिलेश यादव जी ने भी उस वक्त डिसीजन नहीं लिया कि चलिए वही बहाल कर देते। अगर उस वक्त पेंशन बहाल हो जाती तो आज शायद ये नौबती ना आती आंदोलन करने की। तो अपनी अपनी सरकारों में आप दोनों ने ही नहीं किया, और अब आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वो नहीं कर रही है। तो क्या आपको लगता नहीं कि पॉलिटिकल फायदे के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं? तो क्या इस बात की गारंटी आप इस बार आप देंगे? इंडिया जो गठबंधन उसके साझा घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र होगा कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा? देखिए मानस जी, जो स्टेट होता है और एक व्यापारिक निकाय होता है उसमें बुनियादी फर्क तो होता ही है। स्टेट को भी भारत का संविधान भारत के राज्य को वेलफेयर स्टेट की श्रेणी में रखता है। तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे राज्य कर्मचारी हो या हाशिए के किसान, पिछड़े, दलित, आधी आबादी, अकलियत, कोई भी समुदाय हो, अगर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा उसको नहीं मिलेगी या किसी भी आर्थिक निर्णय से आज के हालात ऐसे हैं कि उसका अहित हो रहा, तो सरकार को संवेदनशील हो के तुरंत उसको लागू करना चाहिए। इसमें कोई समस्या है ही नहीं। हाँ, ये जरूर मैं बता दूं कि जो दुर्भाग्य है इसका कि इस समय क्यों भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं कर रही है, और ये भी बात आपकी सच है कि 2004 से मतलब हमारी भी सरकार रही है। तो ये आर्थिक निर्णय अगर ध्यान से आप देखिए तो उदारवाद के बाद से हर चीजों को जो मतलब सामुदायिक सेवाएं थी, गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर थे, उन्हें धीरे धीरे बाजार के हवाले किया गया। और उसका भी फैक्टर है, चूंकि ये भारत की समस्या नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बजटी ग्लूकोज के कारण आर्थिक दृष्टि से जब वो सफर करने लगते हैं तो हर देश ने कमोबेश धीरे धीरे बाजार के हवाले कर दिया। चूंकि बजटी ग्लूकोज से अगर उन्हें जिंदा रखा जाएगा, उनकी कार्यकुशलता या उनकी प्रोडक्टिविटी कम है तो बहुत दिन चलेगा नहीं, वो एक अलग विषय है, उस पर विमर्श किया जा सकता। लेकिन जो राज्य कर्मचारी हैं, स्वाभाविक सी बात है कि इनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा तो मिलनी चाहिए। उस समय अटल जी ने अगर उनको लगा कि नहीं हमारा आर्थिक विकास तेज गति से हो रहा है, और अगर ये नई पेंशन स्कीम जिसका मैक्सिमम पैसा शेयर मार्केट में जाता है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम का तो एक एवरेज का हमारे जैसा अर्थशास्त्र का कम नॉलेज वाला व्यक्ति भी अनुमान लगा सकता था कि कोई भी व्यक्ति जब रिटायर हो रहा है उस दिन उसका जितना कहिए कि वेतन है उसके बेसिक का 50% प्लस BA, ये निश्चित हो जाता था कि उसको इतना मिलना है जीवन भर। और उसमें फैमिली सुरक्षा भी थी, अगर उसकी दुर्घटना होती है तो उसके पत्नी को भी 50% मिलता था। लेकिन ये जो नई पेंशन स्कीम है इसमें तो निश्चितता नहीं। अब हिमाचल का एक वाकया मैं बता दूं आपको जो बड़ा वायरल है आजकल। एक मतलब जब पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी कांग्रेस सरकार ने,
उसके बाद एक नए पेंशन स्कीम के जो कर्मचारी थे उनको 2700 से 27,000 का लाभ हुआ। मतलब आज वो 27,000 महीना पा रहे, और वही जब नई पेंशन स्कीम थी तो 2700 रुपया पा रहे थे। तो सवाल यह है कि अब जब विसंगति आ चुकी है, कैंसर फैल गया है, डायग्नोस हो गया है, तो फिर इस सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य है कि विजय कुमार बंधु जी का जो शब्द था, ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े निर्णय लेने वाले हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी तो कृषि बिल लाने वाले हैं, नोटबंदी करने वाले हैं, जीएसटी लागू करने वाले हैं, और प्रधानमंत्री जी के गुजरात मॉडल को आपको ज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री जो आज आप अखिल भारतीय स्तर पे आप आउटसोर्सिंग की संस्कृति देख रहे हैं, मध्यवर्ग की तबाही की तारीख देख रहे हैं, वो गुजरात का ही विस्तार है मित्र। तो आप अगर हक के लिए लड़ रहे हैं तो आपकी ये भाषा वैसी ही है जैसे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चीन तो हमसे 6 गुनी बड़ी इकोनॉमी, हम लड़े कैसे। तो आप समाजवादी संस्कृति के इस देश के ट्रेड यूनियनों की तारीख पढ़ लीजिए, भाषा शैली थोड़ी लड़के लेंगे अपना हक। आप प्रधानमंत्री जी खैरात में मांगने नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री जी की तो आइडियोलॉजी ही एक आदमी की, एक अकेले आदमी की सरकार, एक अकेले आदमी उद्योगपति अडानी जी। जाहिर बात है कि हमारा जो लघु कुटीर उद्योग तबाह हो रहा है, या हमारे किसान बिल को तो छोड़िए, आज भी 2300 किसान प्रतिदिन भूमिहीन होते हैं, 115 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, 40 से ज्यादा प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर किसान पे मतलब कहिए कि 1 लाख का औसत कर्ज है। और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे ना तो किसान पे सीड सप्लाई करने वाली, हार्वेस्टर बनाने वाली, किसी बीमा देने वाली कंपनियों का औसत लाभ 50 से 60% है। तो इस सरकार को समझिए, इससे ये भ्रम मत क्रिएट करिए, आप लड़िए। पूरे विपक्ष के लोग और संवेदनशील लोग, चाहे मतलब मीडिया के भी बंधु हों, आपके साथ हैं। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मानस जी, निश्चित रूप से उस दौर में हमारी सरकारें थी, लेकिन एक चीज है कि इतना प्रखर आंदोलन नहीं था, प्रेशर ग्रुप नहीं था। हम आगे आगे जिन भी प्रदेशों में आए हैं, कांग्रेस ने आगे बढ़ के उसको लागू किया है। अब वो तो स्वाभाविक सी बात है कि बाबा साहब का एक कमेंट मैं बता दूं, बाबा साहब कहते थे कि अगर आप हमसे असहमत हैं, जनता में जाइए, 50% जनता आपके साथ है, संविधान ही बदल दीजिए, संशोधित कर दीजिए। तो अब तो स्वाभाविक है कि इनके पास बहुमत है ना। और ये कहिए कि संघ की शाखाएं पूरे भारत भर लगती हैं, तो क्या इनको ज्ञान नहीं है कि नहीं कितना पीड़ित है सरकारी कर्मचारी। लेकिन जाहिर बात है कि इनको ये आदेश है कि मध्य वर्ग ही लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ता है, और मध्य वर्ग की रीढ़ भारत में सरकारी कर्मचारी है। उसको जब तक ये तबाह नहीं कर देंगे, घुटनों के बल नहीं ला देंगे, तब तक इनका प्रतिरोध कौन करेगा। उच्च वर्ग तो अपनी स्वाभाविक सी जीवन शैली में मस्त रहेगा, वो उन्हीं पर हो हमें कहानी, उसे कुछ फर्क नहीं है। निम्न वर्ग की 24 घंटे की हाड़ तोड़ मेहनत रोटी के लिए ही लानत है, वो नहीं पाएगा बेचारा। भारत में सामाजिक आर्थिक सुरक्षा ये है कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख पे 13 बेड हैं सरकारी हॉस्पिटल में। शिक्षा का आलम आपसे छिपा नहीं है। तो जिस दिन ये गरीबी बढ़ रही है, कारण क्यों बढ़ रही सोचिए। 27 करोड़ को मनमोहन सिंह ऊपर ले गए थे बीपीएल के, और ये नीचे ले आ दिए। आज स्थिति वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा उठा के देखिए, 2014 में वर्ल्ड बैंक मानता था कि 50 लाख यहाँ बेरोजगारों की पौध आती है, 80 लाख रोजगार सृजित होना चाहिए, और लगभग 75 लाख टच कर लिया था मनमोहन सिंह ने। आज क्या है, आज 29 लाख का लेवल प्राप्त करने में हालत खराब है सरकार। तो बेरोजगारों की पौध मतलब बढ़ रही है, और उससे वो खुश है, क्योंकि उसी के आधार पे जो नफरत की फैक्ट्री बनानी है इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान प्रसार के द्वारा, वो काम की है। तो हमें लगता है कि सरकारी कर्मचारी, केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, एक और चीज बता दूं, सामाजिक न्याय की विरासत को कुचलने की साजिश है। चूंकि बाबा साहब संविधान सभा में भी बताए थे कि सरकारी नौकरी में आरक्षण रोजगार की समस्या नहीं है, वो सहभागिता की है। अगर सब आउटसोर्सिंग के हवाले हो रहा है तो जो दलित, पिछड़े, आधी आबादी, जनजाति को आरक्षण का प्रावधान था वो समाप्त हो रहा है। चूंकि आउटसोर्सिंग में आप जानते हैं 15,000 का रोजगार प्राप्त करने वाला कौन अपने सशक्त होगा, और वो अपने परिवार को क्या सशक्त करेगा। तो इसमें जी बीच विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, एक बार उनके पास भी चलते हैं, फिर दोबारा आएंगे आपके पास। विजय जी, करीब 65 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायकों की, 65,000 करोड़ रुपए जी, पूर्व विधायकों की पेंशन में। आंकड़ा सही है ये?
मानस जी मैं बताऊं, कुल 1800 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी हैं, लेकिन टोटल जो 12 लाख कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है, पुरानी पेंशन, उस पे 65,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। उसमें चिकित्सीय प्रतिपूर्ति भी शामिल है। जी जी जी, जो उत्तर और अगले प्रदेश के 2025 तक ये 85,000 करोड़ हो जाएगा। जी, जो पूर्व विधायक है उनकी पेंशन पे शायद 65 या 70 करोड़ रुपए शायद हर साल 1800 है वो। जी, तो इतना बड़ा 1700 1800 जी, 25,000 से लेकर के शायद 35 या 55 या उससे भी ज्यादा टर्म कितने कितने टर्म वो रहे विधायक। जब विधायकों को पेंशन दी जा रही है, अगर 5 टर्म है तो उनको प्रति साल उसमें 2,000 रुपए जोड़ते चले जा रहे हैं, कोई और ज्यादा लंबे समय तक विधायक रहा तो उसकी वो पेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। राज कर्मचारियों को जो पेंशन मिलती थी उसको भी समाप्त कर दिया। ऐसे में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें राज्य कर्मचारियों का और जो पूर्व विधायक हैं, तो क्या डिफरेंस सरकार की सोच में नजर आता है, जो भी सरकारें रही हैं? देखिए मानस जी, मैं बताऊं कि अभी बड़ी लंबी तकरीर होठों पे शहद लगा के पांडे जी बोल रहे थे। पांडे जी बढ़िया सोशलिस्ट लीडर हैं वैचारिक रूप से, लेकिन मेरा मानना है कि सोशलिज्म से आप अर्थव्यवस्था और देश को नहीं चला सकते। सोशलिस्टों ने उत्तर प्रदेश के कानपुर को जिस तरह से तबाह किया, यहाँ की इंडस्ट्री को जिस तरह से तबाह किया, जितने श्रमिकों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, श्रमिक एकता जिंदाबाद के नारे लगा के, और बड़ी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। आज कानपुर उसका गवाह है। ये कभी मैनचेस्टर कहा जाता था, आज कब्रिस्तान है बड़ी फैक्ट्रियों का। आप जाएंगे कानपुर में तो आपको दिखाई देंगी कि कैसे जूट मिले, लाल इमली और तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वहां तबाह होकर खड़ी हो गई। आप होठों पे शहद लगा के मीठी बात कर सकते हैं, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ था, उसके पहले बहुत सी रिपोर्ट आया करती थी। हम लोग जर्नलिस्ट के नाते तमाम रिपोर्ट्स में भागीदारी हम लोगों की भी थी, और एक सपना दिखाया गया था कर्मचारियों के वेतन में अगर इस जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी, उसके बाद से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और कर्मचारी बड़े सुकून में रहेंगे, जनता को बड़ा उसका लाभ मिलेगा। हुआ उल्टा। छठा वेतन आयोग लागू हो गया, बेइंतहा सैलरी बढ़ गई कर्मचारियों अधिकारियों की, भ्रष्टाचार उसी अनुपात में दुगना बढ़ गया। जहां पे कमीशन 2% और आधा % ट्रेजरीज वगैरह में 0.25% चलता था, वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये सिर्फ जनता के साथ नहीं कर रहे हैं कर्मचारी, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के जीपीएफ में या दूसरी तरीके की सुविधाओं को पास करने में भी पैसा लेते हैं। वो बिना मुरव्वत के ये काम करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पुरानी पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा बोझ है। इसको पेंशन की जगह जीवन निर्वाह भत्ते में बदल देना चाहिए। और बेइंतहा, जैसे कोई व्यक्ति 3.5 लाख सैलरी पे रिटायर होता है तो पुरानी पेंशन के हिसाब से उसका 50% उसकी पेंशन बन जाती है। तो 3.5 लाख रुपए सैलरी पे अगर वो रिटायर हुआ तो आराम से। क्या कह रहे हैं कोई? विजय बंधु जी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन बंधु जी पहले विजय जी को क्या सुनाई नहीं दे रहा विजय बंधु जी? मैं कह रहा हूं सर, राजनेताओं पर कितना खर्च होता है देश में, उसकी भी मैं आता हूं राजनेताओं पे। मैंने आपको बताया 1700 से 1800 राजनेता कुल उत्तर प्रदेश में पेंशन पाते हैं, और कर्मचारियों की जो संख्या है 12 लाख से ज्यादा है जी। 100 साल से ज्यादा भी कर्मचारी में ताजा आंकड़े तो नहीं। अरे आप, मैं 12 लाख की बात कर रहा हूँ, 1750 मैं बता रहा हूँ आपको, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा मानना है कि वो जो है पुरानी आखिर पेंशन नेताओं को क्यों दी जाती है, जब 370 हटाया जा सकता है। सारे एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर को दिए जा सकते हैं, बना करके सरकार बहुत सारा रुपया खर्च करके दे सकती है। नहीं, वो टेंडर पे दी जाती है। पांडे जी सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप गुमराह मत करिए जनता को। सुनिए, जो भी एयरपोर्ट दिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर को, उसमें टेंडर हुआ है और वो सभी सरकारों ने दिए। सुनिए, किसी एक सरकार की बात नहीं। 91 में जब नई आर्थिक उदारवादी नीति लागू हुई, पांडे जी की सरकार ने लागू किया, जो कांग्रेस के नेता हैं, उस समय उदारवाद में ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। उसमें जीएसटी भी लिखा हुआ है, उसमें सब्सिडी भी लिखा हुआ है। जब उदारवाद के आप ग्लोबल उसमें शामिल हो गए तो वो सारी चीजें उसमें शामिल हो गई, उसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अब बात यही है कि जो चीजें 91, 92, 93 में हम लोगों ने रिपोर्ट की लिखी, आर्ट की लिखे,
बहुत से भारत आर्थिक गुलामी की ओर एक अखबार ने श्रृंखला चलाई, खूब पढ़ा गया वो, लेकिन हम लोग शामिल हुए उसमें, और उसमें जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस को अब धीरे धीरे फ्यूचर में अप्लाई होंगी। 7.5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में घाटा है सरकारी कंपनियों पर, उत्तर प्रदेश की सरकारी कंपनियों, और पूरे देश में अगर पहला प्राइवेटाइजेशन बेचा गया, जिसको वर्चुअली बेचा गया कहा जाता है, वास्तव में बेचा हुआ कहा जाता है, डाला और चुर्क एक समाजवादी नेता ने बेचा था। कोई यहाँ मीठी बात कहने से कोई फायदा है नहीं कि शायद लगा के वोट पे अगर आप बात करेंगे तो चीजें सच हो जाएंगी। सुनिए, मैं किसी सरकार का बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्थिक नीतियों पे बात कर रहा हूँ। पांडे जी 1 मिनट आप चुप रहिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। उनके आवाज आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं मेरी बात सुन लीजिए। ये भी बता दीजिएगा, क्या वो हमारी पेंशन से अधिक है? कर्मचारी जो इतने बहुत सारा अपना हाथ, अब अभी आप छठे वेतनमान की बात कर रहे थे, वेतन अधिक दे करके लगता है देश के साथ अन्याय किया गया। ऐसा लगता है कि जैसे वेतन दे दिया गया और कर्मचारी के पास अगर उसके परिवार में अपने बच्चे को पढ़ाने की सुविधा हो गई तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। नेताओं के सुरक्षा पर जो खर्च किया जा रहा है। पांडे जी, आप एक मिनट शांत रहिए, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार पे कभी कर्मचारी यूनियन बात नहीं करती है कि जनता को न्याय मिले। एलडीए हो, सुनिए, जितने विकास प्राधिकरण है, जितने नगर निगम है, जितने आरटीओ ऑफिस हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, शिक्षा डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्ट डिवीजन हो, सिंचाई विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, कौन सी विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार हो रहा हो और किसी एक कर्मचारी ने आवाज उठाई होता है? आप गुमराह न करें कृपया। और इस भ्रष्टाचार का पैसा किसके पास जाता है? पहली बात। दूसरी बात, नेता ही पैसा लेता है या कर्मचारी बंदरबाट में हिस्सा बटाते हैं? इस बात का जवाब आप दीजिए। उसका भी खुलासा कर दे। नौकरशाही पर कितना खर्च हो रहा है उसका भी खुलासा कर दे। मेरा ये आपसे आग्रह है। कर्मचारी पार्ट ऑफ नौकरशाही का हिस्सा है। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ से ज्यादा पेंशन वेतन पे खर्च होता है, पैसा बिल्कुल ठीक नहीं। आप जनता के हक पे आप डाका डालते हैं। जनता के ऊपर पैसा खर्च होने वाला पैसा कर्मचारी अपने परिवार पे खर्च करने के लिए सरकार को मजबूर करते हैं, क्योंकि वो एकजुट है। एकजुटता वोट बैंक की राजनीति के चलते ये जो जनता के हक में पैसा जाना चाहिए, जो डेवलपमेंट में पैसा जाना चाहिए, पहले उस पैसे की बंदरबाट होती है, उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है। उसके बाद ज्यादा वेतन लेने के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं, ज्यादा पेंशन लेने के लिए सरकार पे दबाव डालकर टैक्स का सारा पैसा यही कर्मचारी अधिकारी खा जाते हैं। जनता के हिस्से में 25-30 हजार करोड़ रुपए ज्यादा नहीं आता साल में। पांडे जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप कन्विंस होंगे। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक है। उत्तर प्रदेश का विकास तभी होगा जब कर्मचारियों को औसत वेतन मिलेगा और उनको पेंशन में जीवन निर्वाह का भत्ता मिलेगा। पेंशन ज्यादा मिलने से प्रदेश का विकास नहीं होगा। व्यक्ति का विकास हो सकता है, भ्रष्टाचार करने से व्यक्ति का विकास होता है, प्रदेश का विकास प्रभावित होता है। आप मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार में आपके पास है कोई? जनता का काम नहीं होता है, फाइलें लटकाई जाती हैं, मुख्यमंत्री को बार बार कहना पड़ता है 3 दिन में फाइलें आगे बढ़ाइए। क्यों फाइलें नहीं बढ़ती? आप इसके लिए क्यों नहीं लड़ते हैं कि जनता को उनका हक मिले? इसलिए आप नहीं लड़ते हैं कि भ्रष्टाचार की जो गंगा है उसमें हर कर्मचारी नेता डुबकी लगाता है, दबा के भ्रष्टाचार करता है। और उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के कारण विकास में पीछे रहा हमेशा। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, ज्यादातर जहां जहां सरकारी महकमे हैं, अगर वो डेवलपमेंट से जुड़े हैं तो उनका ग्रोथ रेट माइनस में आती है। आखिर क्यों आती है? क्यों एयर इंडिया सफर कर रहा था? मुलायम सिंह को क्यों डाला चुप बेचना पड़ा? सिर्फ भ्रष्टाचार। आज उत्तर प्रदेश के जो पब्लिक सेक्टर है यूपी गवर्नमेंट के 7.5 लाख करोड़ के घाटे में क्यों है? 1 लाख करोड़ घाटे में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन क्यों है? कोई कर्मचारी नेता इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहता? क्यों 1 लाख करोड़ के घाटे में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन? आपको इसका भी जवाब दे। आप ज्यादा पैसा लेते हैं तो आपका हक नहीं है, ये जनता का हक है। डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, कर्मचारी नेता और कर्मचारी मालिक नहीं है। आप सर्विस डिलीवर करने वाले हैं, सर्विस डिलीवर करने वाले लोग हैं। आप सर्विस के उपभोक्ता नहीं हैं, आप उपभोक्ता बने बैठे हैं। सरकारों ने बांटा, अब बिजली का बकाया सरकारों ने माफ किया, जो कर्जा सरकारों ने नहीं, भ्रष्टाचार कर्मचारी करें। कंपनी को चलाना सरकार की मजबूरी है, इसलिए सरकारें माफ करती हैं।
पुरानी पेंशन विकल्प नहीं है। प्राइवेट सेक्टर होता यूपीपीसीएल में कब का ताला लग जाता। कितना खर्च होता है, उनके सुरक्षा पर कितना खर्च होता है, उनकी व्यवस्था पर कितना खर्च होता है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। किया जाता है क्या वो धन हमारे डेफर्ड सैलरी जो कानून में हम 100 रुपए। आप कानून की बातें तो न करें, अच्छा है, क्योंकि कानून के बातों में फाइलें फंसती है। नियम कानूनों में फाइलों को फंसाकर जनता को डिलीवरी आप नहीं देते हैं, इसीलिए आप कानून की बात करते हैं। जनता को रिलीफ देने का काम कोई भी कर्मचारी नेता, कर्मचारी संगठन कभी नहीं करते हैं। आप जिस दिन जनता की डिलीवरी, बीएसएनएल को क्या हुआ, बीएसएनएल स्ट्राइक करती थी, एक दिन में बिल जमा करने गया, उन्होंने स्ट्राइक का बिल नहीं लेंगे। स्ट्राइक इसलिए थी बोनस के लिए। ऐसे कर्मचारी संगठन, ऐसे कर्मचारी विभाग अगर बंद हो जाए तो अच्छा है। आखिर किसने बनाया, कर्मचारियों ने बर्बाद किया सारा सिस्टम, इन कर्मचारी नेताओं और कर्मचारियों ने बर्बाद किया। ये भ्रष्टाचार में अधिकारियों के मददगार होते हैं, नेताओं के मददगार होते हैं। देखिए, मुद्दे पे आने दीजिए, बोल दीजिए, मुद्दे पे आने दीजिए, पांडे जी मुद्दे पे आने दीजिए। आपको खुजली ज्यादा हो रही है। नहीं निकले हैं वो साइंटिस्ट, गरीब परिवारों से निकले हैं। आप देख लीजिए जो इसरो के डायरेक्टर है कितने गरीब परिवार से निकले हैं। उनकी जो आप उस गरीब परिवार का हक मारना चाहते हैं। आप ज्यादा पेंशन लेकर, ज्यादा वेतन लेकर उस गरीब परिवार का हक मारना चाहते हैं। बच्चों की शिक्षा पे सरकार कम पैसा खर्च करे, यही आप चाहते हैं, क्योंकि सरकार की इनकम का बड़ा हिस्सा आप अपने पास रखना चाहते हैं। आप क्योंकि संगठित हैं, तो संगठित और असंगठित वर्ग का जो थ्योरी है वो हावी है। संगठित वर्ग का सारा, किसानों को कोई मदद नहीं देते। जब खरीद होने लगती है गेहूं धान की, भ्रष्टाचार कौन करता है? कर्मचारी। कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है, चाहे धान की खरीद हो, चाहे गेहूं की खरीद हो। कृषि सब्सिडी, कृषि उपकरणों के पैसे कर्मचारी नहीं देने देता, किसानों से बिना पैसा के ये सुविधा नहीं देता। अवैध धन की वसूली सबसे बड़ा काम सरकारी कर्मचारियों का है। अब चूंकि ये संगठित है तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि वोट बैंक है। हालांकि वोट बैंक रहने से हुआ नहीं, 2022 में वोट बैंक धरा रह गया। आप व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं तो व्यवस्था पॉलिसी मेकर उत्तरदायी है। कर्मचारी चोर नहीं होता उपाध्याय जी, व्यवस्था ईमानदार बनाती है, व्यवस्था भ्रष्ट बनाती है। और रियल में आप व्यवस्था ही जो दोषी है भाई साहब, चली जाएगी। नहीं, मैं व्यवस्था दोषी है, मैं ईमानदारी से बात करता हूं। तमाशा देखें, आप राजनेता हैं। मैं मान रहा हूँ। और सुनिए, ये जो मनोज पांडे जी कह रहे हैं बार बार कि नेताओं को ज्यादा मिलता है, अरे आप नेताओं की वर्गीय संरचना नहीं देख रहे हैं। इस देश में अब गरीब नेता बन ही नहीं सकता चुनाव की प्रक्रिया में, तो उनको वो पेंशन के मुहताज नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि पेंशन पे थोड़ा ही बोझ है, लेकिन उससे जो आज हमारा कैपिटलिज्म है वो जापान, जर्मनी की ट्रैक का शुद्ध बाजारवाद नहीं है, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म है। जनता का धन, अगर हम मानते हैं कि कुछ मुट्ठी भर कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन वेतन मिलता था, लेकिन अब तो वो अडानी 168 कैसे हो गए भैया अरबपति? और क्यों 2-4% आबादी, मतलब 50% देश की आबादी के पास 4% जीडीपी का हिस्सा है। ये तो अमेरिका में भी नहीं विषमता है। तो आप ये बात जानिए उपाध्याय जी कि हमारा उदारवाद भटक रहा है। ये निश्चित रूप से क्रोनिक कैपिटलिज्म की ट्रैक में है, केंद्रीकरण हो रहा है कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ, कर्मचारियों के पास केंद्रीकरण का हक नाम नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वेलफेयर का कंसेप्ट नहीं रहेगा तो अजीज खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है जी। अजीज खान साहब, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि बात नहीं हो पा रही थी, आप अपनी बात को कंप्लीट। जी मानस भाई, मैं देख रहा था सभी बुद्धिजीवी अपनी अपनी बात को रख रहे थे, बड़ी गंभीरता से रख रहे थे, और वाकई में बात सच है। देखिए 2-3 बातें भी हमारे मित्र कह रहे थे कि सरकारी कर्मचारी है वो अवैध वसूली करता रहा। अरे साहब, उसको नहीं देख रहे जो विजय माल्या से लेकर के नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपया लेकर के इस देश से भाग गए। साहब, आप तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों का आपने लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया। आपने कहा बेवाफ किया है, माफ नहीं किया, बेवाफ। ये बेवाफ और माफ हम यही नहीं समझ पाए क्या होता है। और लेकिन जो हमारा कर्मचारी रीढ़ की हड्डी है, जो इस मुल्क की सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है, आप उसके बुढ़ापे का सहारा छीन रहे हैं। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि साहब आप सरकारी कर्मचारी जो है वो अवैध वसूली करता है, आप उसको आरोप लगा रहे हैं। देखिए सच्चाई ये है कि आप उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और ये सरकार जो है उद्योगपतियों की सरकार है। जब से 2014 से सरकार आई है बीजेपी की, उसने क्या किया?
आज आप देखिए जिस तरह अडानी की जिस तरीके से उनका जो आय बढ़ा है, कितने गुना इनकम उनका बढ़ा है, ये कुछ छिपा नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है, बताने की जरूरत नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से दूसरे उद्योगपतियों को जिस तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो सुई नहीं बना सकता है वो सब बड़े बड़े हवाई जहाज बनाने की दावा करता है, सब बड़ी बड़ी चीजों को बनाने का प्रयास करता है। तो ये क्या है? ये लोकतंत्रवाद नहीं है, ये पूंजीवाद को बड़े स्तर पे बढ़ावा देने की बात हो रही है। आज अभी हमारे मित्र कह रहे थे 4% जो लोग हैं पेंशन का देखिए मुद्दा हम लोग बराबर उठा रहे हैं, हमको पूरी सहानुभूति है। लेकिन देखिए विजय उपाध्याय जी जो बात कर रहे हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मैं एक मीडिया कर्मी हूं, मेरे पास हर 2-4 दिन में 2-4-5 लोग आते हैं कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, लाइसेंस मेरा बनवा दिया, मैं फोन करके तो बिना पैसे के हो जाएगा। मजबूरी में फोन करते कि वास्तव में लगता कि गरीब आदमी या कोई स्टूडेंट डरता कि भैया वो 5,000 में लाइसेंस बनेगा। क्या आपके पास फोन नहीं आते होंगे ना? एलडी में अच्छा बताइए, जितने विकास प्राधिकरण है रोज अखबार रंगे हुए हैं, अधिकारियों के मुंह पे फरियादी करे, कोई 30 साल से दौड़ रहा, कोई 35 साल से दौड़ रहा, किसी का प्लाट किसी को बेच दिया, एक गरीब आदमी ने अपनी जमा पूंजी लगाई, एक बाबू ने अपनी करिश्मा दिखाया और कहाँ का माल कहाँ पहुंचा दिया। तो देखिए ये तो आवाज, अगर हम नेताओं पे सवाल खड़े करते हैं, उनके भ्रष्टाचार को इंगित करते, तो ये बात तो देखिए आज मुझको भी ऐसा लग रहा है विजय उपाध्याय जी की बात के बाद कि पुरानी पेंशन आपका हक है। मैं ये भी नहीं कहता कि सब जगह भ्रष्टाचार ही हो रहा, लेकिन एक जरूरत होती है जो लीडरशिप है जो कर्मचारियों की, कि वो भी पॉइंट आउट करे ना कि हमारे इस डिपार्टमेंट में इतने भ्रष्ट है। देखिए आज एक जीएसटी के अधिकारी, आप सब लोग बुद्धिजीवी अखबार रोज पढ़ रहे होंगे, एक जीएसटी के अधिकारी खुलेआम किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं अपने ही विभाग को लेकर के, वो किस किस तरीके के खुलासे कर रहे हैं कि उसको पढ़ने के बाद, उसको सुनने के बाद दिमाग सन्न हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भीतर से आप लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, या जो सिस्टम है हमारा सरकारी सिस्टम, उसको कहां पर हम लोग लेके जा रहे हैं। अगर मेरी बात से तो विकास कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे मनोज पांडे जी हो, चाहे बंधु जी आप हो, आप लोग को भी अपने छोटे छोटे काम कराने के लिए विभागों में किस तरीके से फेस करना पड़ता है। मेरे घर में भी पता बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, मुझे उनका काम करवाने के लिए कई बार मनोज पांडे जी से, कई बार सतीश पांडे जी से सिफारिश करवानी पड़ती है कि भैया काम करा दिए, पैसे से नहीं दे पाएंगे। मैं मानस जी एक बात कहना चाहता हूँ इस नई और पुरानी पेंशन स्कीम के विवाद में। देखिए जो लोग नई पेंशन स्कीम वाले हैं, अगर वो जीवन में 25 से 30 साल नौकरी करेंगे तब वो पुरानी पेंशन से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन अगर कोई 5 साल 8 साल 10 साल तक ही नौकरी करेगा, यानी वो जब रेगुलर हुआ और नई पेंशन स्कीम रिजीम में दाखिल हुआ और उसकी नौकरी कुल 10 साल बची है, तो उसको बेनिफिट नहीं होगा, तब उसे पुरानी में फायदा होगा। लेकिन जो 25 से 30 साल नौकरी करने वाले हैं या 30 साल से ज्यादा नौकरी करने वाले जो लोग होंगे, उनको पुरानी पेंशन से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये बात सुनिश्चित है। इसका कैलकुलेशन जो महोदय चाहें वो मैं उनको बता सकता हूं कि इसका फार्मूला क्या है। देखिए पुरानी पेंशन, मनोज पांडे जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हाँ बंधु जी आप दोनों से मैं पूछ रहा हूँ कि जिस बात का जिक्र विजय जी कर रहे हैं, जो फायदा जो बता रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं ना? इतना कहूंगा, हाथ कंगन को आरसी भैया आप एक बात बताइए, चाहते हैं तो मैं दे दूंगा, किसी भी तरह से एनपीएस फायदेमंद नहीं है। झूठ का प्रोपोगंडा बताया जा रहा है, बिल्कुल एनपीएस फायदेमंद नहीं। हमको कैसे बता दिया फायदेमंद है, किस लिहाज से फायदेमंद है? आंकड़े पेपर से नहीं होते, परिणाम आए हैं। 1200 तो 1822 रुपए मिल रहे हैं। अब बताया नहीं जाता कि मिलेगा, मिल रहे हैं। हमको बता दे 1200 रुपए सामाजिक सुरक्षा नौकरी के बाद ये भी बताइए आप ना बंधु जी, बता दीजिए हमको आप कितने दिन की नौकरी किया उसने जिसको ये मिला, उसको भी बताइए। 22 साल नौकरी किया है, वो 1200 और 1800 पा रहे हैं मान्यवर। नहीं लेकिन कितने दिन वो नहीं रेगुलर कितने दिन हुआ पांडे जी, उसकी कितने दिन रेगुलर नौकरी किया? आज सीमा ही 45 साल नौकरी देती है दलितों को। पिछड़ा तो 20 साल ही करेगा। 20 साल मतलब अगर वो कर रहा है तो उसको पेंशन से भी मार दीजिए। यही स्वाभाविक बात है कि कम सर्विस जो है दलित पिछड़ों में है, क्योंकि उनके यहाँ सरकार आज पांडे जी
ये नहीं, सही बता रहे। आप बार-बार दलित पिछड़ों की आप बात ये करते हैं। बताओ, एक मेरी बात सुन लीजिए, सरकार ने दलित पिछड़ा एक 5 साल छूट रखी है, तो वो वर्ग है लेट कनेक्शन होगा जो उसका। सरकारों ने अगर बनाया वो बेचारा सर्विस कर लिया तो उसकी पेंशन काट लीजिए। ये कौन सा रूल है? 2004 में केंद्र में आ गई और 2004 से 2023 हो गया, 20 साल हो गया। 19 साल 18 साल की नौकरी के बाद जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो 1200 और 1800 पा रहे हैं। ये कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है, वो पा रहे हैं, वो बताया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अभी मानस भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, भ्रष्टाचार की बात किया। मानस भाई एक बात सुन लीजिए, भ्रष्टाचार, पहली बात, सरकारें अगर चाहे तो भ्रष्टाचार रुके। सरकारों में मैं खुद अब आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले सरकार के स्तर पर एक बैठक हुई थी और एक भ्रष्टाचार पर 45 मिनट हमने बोला और 1 महीने हो गए मीटिंग हुए, सरकार ने अभी तक उसका संज्ञान नहीं लिया। तो जब सरकार ही संज्ञान नहीं लेगी, सरकारें संज्ञान किसी चीज का नहीं लेंगी तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, शोषण नहीं, ये सब कर्मचारियों को करना होता है। सरकार मतलब कर्मचारी, चपरासी से लेके मुख्यमंत्री तक सब सरकार है। सरकार का माने वही नहीं जो 5 साल में चुने जाते हैं। सरकार का मतलब वो है जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, ये भी सरकार है। ये सोचता है कि बुढ़ापा कैसे कटेगा, सोशल सिक्योरिटी। अरे उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है? राज्य व्यवसाय के लिए नहीं होता है, आप उनके लिए बताइए ना, जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं, उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा? नहीं होता है। उदारीकरण का मतलब ये नहीं होता है कीमत न हो, 30 साल 35 साल सेवा करे और रिटायरमेंट के बाद कुछ न पाए। ये जो स्टेट का वेलफेयर का, जो सरकारी नौकरी में नहीं है उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा? पांडे जी इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, विधायक नहीं होंगे तो पेंशन नहीं मिलेगी, इनका बुढ़ापा कैसे कटेगा? सामाजिक सुरक्षा की तो हक नहीं है, सिर्फ कर्मचारियों को है। माना गया है और हम कहीं भीख नहीं मांग रहे हैं। आप लाभ पढ़ लीजिए। ये जो ब्रिटिश सिस्टम में कर्मचारियों को पेंशन की शुरुआत की गई थी, गारंटी के रूप में सरकार वापस करती है। उस समय लोग नौकरी नहीं करते थे अंग्रेजों के यहाँ, इसलिए पेंशन वो देते थे। सब बता रहे हैं, लेकिन आप मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं अगर मौका दे मानस जी, आप एक मिनट को चुप रहिए। कितना खर्च हो रहा है, उनके भत्तों पर कितना खर्च। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई लड़का, कोई व्यक्ति अगर पांडे जी सुन लीजिए, कोई व्यक्ति 60 साल तक, 30 साल और नौकरी करता है, मान लेते हैं 55 साल तक नौकरी करता है वो, तो इन 30 सालों में उसकी जो वेतन हो उसका 14% तो वो देता है, सरकार देती है। कितना देती पांडे जी जरा बताइए हमें? सरकार और नई पेंशन स्कीम में सरकार और कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन क्या है? आपको पता है कि समय से एनपीएस का बजट भी नहीं अलॉट होता और जो पैसा लगना होता है हम तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करने के बाद 14% आता है। मैं बता रहा हूँ उनके शिक्षा में 2022 तक ही एनपीएस का मैंने इस पे स्टोरी करी पांडे की तरफ है जी। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, पेंशन निदेशालय में मैंने बैठ के इस पे स्टडी की है। आप मेरी बात सुन लीजिए। औसतन अगर सरकार का कंट्रीब्यूशन और कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन लगभग 25,000 रुपए महीने होता है और वो सेविंग 25,000 रुपए उसमें जमा हो रही है, 10% का रिटर्न रखिए तो उसको सालाना मिलता है कम से कम 5 करोड़ 70 लाख रुपया। अगर वो 25,000 रुपए महीने 30 साल तक जमा करता है, सरकार का कंट्रीब्यूशन प्लस उसका कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? 5.7 करोड़। ये पुरानी पेंशन में संभव नहीं है। लेकिन अगर 45 साल नौकरी किया और सिर्फ 10 साल रेगुलर रहा और 10 साल ही उसका पेंशन कटा, तो वो तो गड़बड़ी हो गई कर्मचारियों की, उनके अधिकारियों की। उसको रेगुलर क्यों नहीं किया? इसलिए रेगुलर नहीं करते थे कि घूस देने भर का पैसा कमा लेगा तब वो रेगुलर होगा, तो उनको रेगुलर करेंगे। उसमें मंत्री के पास भी जाएगा, अकाउंटेंट भी कमाएगा, टिप्पणी करने वाला भी लिखेगा, तब वो रेगुलर होगा। ये भ्रष्टाचार के कारण रेगुलर नहीं हुआ। ये लूट जो है ना, संगठित लूट है, संगठित लूट है ये। और इस लूट के कारण ऐसा एक नियुक्ति हुई मानस जी, नहीं आपके पेंशन सामाजिक सुरक्षा की चिंता है।
2004 पांडे जी, आप किसान हैं, हमें आपके सामाजिक सुरक्षा की चिंता है। पांडे जी, आप किसान हैं, आपके सामाजिक सुरक्षा की मुझे चिंता है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, कुछ ज्यादा ही मेहरबान। हर नागरिक के सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं, ये पैरासाइट हैं डेमोक्रेसी के। कौन पैरासाइट है? अगर ये कर्मचारी न रहे तो देश का काम न हो पाए। देखिए, हम बताएं आपको, तो ये देश की सुरक्षा न हो पाए। जो सुरक्षा में लगा हुआ है उसको मुश्किल यही है। अच्छे कर्मचारी देश के लिए बहुत जरूरी है। वहाँ भी अग्निमित्र ले आए हैं, बताऊं, परेशान मत होइए, वहाँ भी आउटसोर्सिंग का संस्करण है। अब अग्निमित्र आ गए। मनोज पांडे जी की रक्षा करता है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आयोग से नियुक्ति होकर 70 लोग आए एक डिपार्टमेंट में। जिनके सहारे पांडे, सुन लीजिए, आपके काम की हमें बात बता रहा हूँ, भविष्य को आप अंधकार में डाल रहे हैं पूरे प्रदेश का। आप पूरे प्रदेश के किसानों, नौजवानों योजनाएं अगर डिजिटली ट्रांसफर वाली स्कीम नहीं है तो पी जाते हैं। अगर डिजिटल ट्रांसफर नहीं हो तो आप घोट बोल के पी जाते हैं। तो कृपया करके ये मत बताइए कि ये स्वास्थ्य विभाग रोज सफर कर रहा है क्योंकि वहाँ डिजिटल ट्रांसफर नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग को पैसा ले लेते हैं। परिवहन विभाग में कोई आदमी चला जाए बिना पैसा दिए काम नहीं होता। आप मत बताइए। वैज्ञानिक एक विभाग में अजय प्रकाश जी, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक विभाग में 70 लोग सिलेक्शन और उसके नाम या एड्रेस पे कहीं छोटी मोटी गलती छोड़ दी। अरे मनोज पांडे जी, सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। सुन लीजिए मनोज पांडे जी, वो भी चिंतित है। एक विभाग में 70 लोग सिलेक्ट होके गए, 70 लोग सिलेक्ट होके गए और वो सब, अरे आप लगातार बोलेंगे, सुन लीजिए, 70 लोग सिलेक्ट होके गए और उस सिलेक्शन के बाद सामाजिक सुरक्षा का इसको बोलिए ना, विषयांतर क्यों हो रहा है? विषय पे बोलिए। पुरानी पेंशन का विषय है, सामाजिक सुरक्षा का विषय है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिसका विषय उस पर बोलिए। और बता दे रहा हूं, सैनिक वालों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाती, बताइए ना। आप भी सर इतने पुरानी पेंशन पे आ रहा हूँ। पुरानी पेंशन राज्यों पे आर्थिक बोझ है, राज्य चरमरा के बैठ जाएंगे। विकास के लिए पैसा नहीं हो, आम आदमी के विकास का सारा पैसा पुरानी पेंशन में कब जाएगा? लोगों के पास न दवा का बजट दे पाएगी सरकार, न प्राथमिक शिक्षा का बजट दे पाएंगी सरकारें। तो 1000 महीने पेंशन मिल पाती है महिलाओं को, विकलांगों आदि को वो नहीं मिल पाएंगे। सारा का सारा बजट पुरानी पेंशन की भेंट चढ़ जाएगा। तो पुरानी पेंशन बिल्कुल उचित नहीं है। पुरानी पेंशन का मतलब 5वां वेतन आयोग लीजिए और पुरानी पेंशन लीजिए, हम लोग सहमत हो जाएंगे। आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है। वेतन आयोग का जो वेतन आपको मिलता था, छठा पुराना पेंशन, पुराना वेतन। चलिए, पुराना पेंशन, पुराना वेतन। विजय जी, समय का बहुत अभाव है, हमको पुराना वाला दे दीजिए जी। इंडिया के घोषणा पत्र में होगा, इंडिया के घोषणा पत्र में शामिल होगा पुरानी पेंशन का मुद्दा। देखिए मानस भाई, निश्चित तौर पे बीजेपी का जो चाल चरित्र और चेहरा, इसको उजागर करने के लिए इंडिया गठबंधन में बिल्कुल पुरानी पेंशन का जिक्र होगा, क्योंकि कर्मचारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। पहली बात ये कह रहे साहब वो घोटालेबाज है, वो कहीं ना कहीं वो तमाम तरीके का वो अवैध वसूली करता है। आखिर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है? सरकार फेल है। अगर सरकार खुद फेल है तो जाहिर सी बात है उससे जुड़े हुए तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित होकर के घोटाला करेंगे, अवैध वसूली करेंगे। आखिर सरकार संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार नकेल क्यों नहीं कस पा रही है? ये सरकार का फेल्योर है, सरकार बड़े स्तर पर फेल है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूं मानस जी, एक बात आप जान लीजिए कि आप इस तरीके का आरोप लगा करके क्या आप उनके पुरानी पेंशन योजना को आप बहाल नहीं करेंगे? क्या आप उनके हक को मारेंगे? क्या आपका मकसद क्या है? क्या उनके हक को मारना मकसद है? एनपीएस जो एक झुंझुना है, झुंझुना पकड़ाना चाहते हैं? नहीं, ये कतई नहीं होगा। एनडीए गठबंधन इसको पूरी तरह से अपने घोषणा पत्र में लाएगी और जो हक है कर्मचारियों का वो हक को दिलवाएगी, क्योंकि ये झूठे लोग हैं, ये झूठे वायदे करते हैं, इनका चाल चेहरा बिल्कुल अलग है। ये उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए, ये उद्योगपतियों की सरकार है।
ये गरीबों, बेरोजगारों, मजदूरों की सरकार नहीं है, ये कर्मचारियों की सरकार नहीं है। और यही कर्मचारी, यही मजदूर, यही किसान, यही बेरोजगार आने वाले वक्त में 2024 में इन्हें सबक सिखाएगा। बड़े बड़े वायदे करते थे साहब, 2014 से पहले आप पुरानी पेंशन स्कीम की बड़ी वकालत करते रहे। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, इन्होंने उस समय घोषणा किया था, मंच बना करके घोषणा किया था। माननीय राजनाथ सिंह जी ने घोषणा किया था। क्या हुआ घोषणा? आप एक तरफ घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ जब आपको सरकार बनाने का मौका मिलता है, आप सरकार में हैं, तो आप सरकार में आने के बाद आप अपने वायदों को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप अपने वादे से इधर उधर ठिठुर रहे हैं, इधर उधर आप भटक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता इस बात को समझती है कि आप हर बार झूठ बोल करके लोगों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मनोज पांडे जी लुवाक्टा के अध्यक्ष जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बंधु जी, विजय बंधु जी अटेवा के अध्यक्ष, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सतीश पांडे जी भी चर्चा में शामिल हुए, विजय उपाध्याय जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन का मुद्दा फिर से जोर पकड़ता जा रहा है। 1 अक्टूबर यानी कुछ ही दिनों के बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी शंखनाद रैली होने जा रही है, जिसमें न केवल शिक्षक बल्कि राज्य कर्मचारी और तमाम विभागों के लोग, तमाम संगठनों के लोग एक साथ एक मंच पर खड़े होकर के सरकार के सामने अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि वो पुरानी पेंशन के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगी, यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरेगा। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।